गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन क्या है हमने पढ़ लिया। इन्फ्लेशन किस किस टाइप से हो सकता है, मतलब किस रीजन से हो सकता है या कारण क्या है इन्फ्लेशन के, वो हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन यानी हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन पढ़ने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, ओके, लेकिन अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स दिए गए हैं या कैसे मेजर्स होते हैं उसे समझना भी ज़रूरी है। फर्स्ट मेजर आपको दिया हुआ है मॉनेटरी मेजर। उसमें बताया है कि सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हमारा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री टेक्स मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखिए बैंकर्स बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक, बैंकर्स बैंक क्या कहलाता है, रिजर्व बैंक। यानी बाकी जितने भी बैंक्स हैं जो कि कस्टमर से डील करते हैं वो कहलाते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है। लेकिन जो बैंक से डील करते हैं, मतलब कि बैंक तक जो रुपए पहुंचाता है, वो कौन सा बैंक है, बैंकर्स बैंक। यानी बैंकों का भी बैंक कौन है, रिजर्व बैंक, ओके। तो आरबीआई कैसे रोल प्ले करता है, ये आरबीआई है सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये रुपए प्रोवाइड करवाते हैं कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो वो अपने जो एंड कस्टमर्स हैं, जो अपनी पब्लिक है, उनको क्या करते हैं, पैसे पहुंचाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। आरबीआई क्या करते हैं, मान लीजिए आरबीआई दे रहे हैं कॉमर्शियल बैंक को 1,00,000 रुपए। कितने प्रोवाइड करवा रहे हैं, 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 रुपीज प्रोवाइड बाय आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक इन 1,00,000 रुपए को क्या कर रहे हैं, आगे जो मार्केट के अंदर कस्टमर्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, पब्लिक है, उनको दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इनको अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो अगर ये यहाँ से आउटफ्लो ही रोक दे पैसों का, ये इनको कम दे और ये इनको कम दे, तो अपने आप मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम होते ही क्या हो जाएगा, डिमांड गिर जाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए पहले जो 1,00,000 रुपए आरबीआई प्रोवाइड करवाते थे कॉमर्शियल बैंक्स को, उसकी जगह 50,000 रुपीज ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो बट ऑफ कोर्स जहां पर पहले कॉमर्शियल बैंक जो है ज्यादा अमाउंट पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे, वो अब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा ही आपकी बुक में दिया है, देखिए क्या लिखा है इधर। Under such measures, the central bank makes variation in the amount of currency, availability of credit. What do you mean by availability of credit? उधार माल मिलना, ठीक है, पैसा मिलना, सॉरी, उधार पैसा मिलना। देखिए आरबीआई जो है ना, वो एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर कॉमर्शियल बैंक को पैसा देते हैं, और कॉमर्शियल बैंक भी जो है लोन प्रोवाइड करवाते हैं पब्लिक को, वो भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ये इनसे लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इनको 5% इंटरेस्ट देते हैं और पब्लिक से 6% इंटरेस्ट लेते हैं, तो जो बीच में बचा वो इनका प्रॉफिट रह जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट इनसे पहले चार्ज करते थे वो 5% थी, वो बढ़ा करके इन्होंने कितनी कर दी, 7% कर दी। कितनी कर दी, 7% कर दी। तो बट ऑफ कोर्स कॉमर्शियल बैंक जो पब्लिक है, जो कॉमन जो पीपल्स हैं, उनसे भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे। मान लीजिए इन्होंने 8 कर दी, ठीक है। तो इतनी हाई इंटरेस्ट पे लोग पैसा लेंगे नहीं, क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही सब मेजर्स इसमें दिए हुए हैं कि अगर आरबीआई पैसों का आउटफ्लो ही कम कर दे, ठीक है, जो है, तो उससे जो अपनी इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। एंड इंटरेस्ट रेट एंड ट्राइज टू डिक्रीज द ओवरऑल डिमांड, और पूरी कोशिश करे कि ओवरऑल डिमांड में गिरावट यानी कम ला सके, लेस कर सके, डिक्रीज कर सके। एंड इंक्रीज द ओवरऑल सप्लाई, और ऐसा भी कुछ काम करे जिससे कि ओवरऑल सप्लाई बढ़े। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि इन्फ्लेशन कब आता है, जब डिमांड जो है बढ़ जाए सप्लाई से ज्यादा, ठीक है, या फिर सप्लाई जो है वो कम हो जाए, जितनी डिमांड है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, यानी डिमांड और सप्लाई जब अनइक्वल हो, ठीक है, तब क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है प्राइस के अंदर, ठीक है। और वो कई बार कारण बन जाता है इन्फ्लेशन आने का, ठीक है। कई बार क्या रीजन यही होता है, ठीक है। तो आप सुनिए,
यहाँ पर बोला है कि व्हेन देयर इज डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ करेंसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट देन द ओवरऑल डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। व्हेन देयर इज डिक्लाइन इन अमाउंट ऑफ करेंसी, जब पैसे ही कम होगा, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो ओवरऑल डिमांड अपने आप ही गिर जाएगी। एंड ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू विच इन्फ्लेशन ऑल्सो डिक्रीजेस, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मेजर आपको समझ में आ गया आई होप। सेकेंड मेजर पे चलते हैं, फिस्कल मेजर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। द गवर्नमेंट टेक्स फिस्कल मेजर्स, और ये जो फिस्कल मेजर होता है वो कौन लेती है, उसका इनिशिएटिव कौन करती है, मतलब उनको वो एग्जीक्यूट कौन करती है, गवर्नमेंट। जैसे ऊपर आरबीआई कर रहा था ना, मॉनेटरी मेजर कौन कंट्रोल कर रहा था, आरबीआई। ठीक है, वैसे इधर कौन स्टेप ले रहे हैं, गवर्नमेंट। कैसे, अंडर सच मेजर्स द गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल ओवरऑल डिमांड, ये ओवरऑल डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंड ओवरऑल सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या करके, टैक्सेबिलिटी में वेरिएशंस ला करके। कैसे, देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, मैं आपको बताती हूँ। आपके जो फादर हैं वो अर्न करते हैं, अर्निंग्स जो है उनकी, इनकम बोल सकते हैं आप। ठीक है, इनकम जो है वो कितनी है, मान लीजिए उनकी इनकम है 50,000। ठीक है, 50,000 है ना। और अभी जो है वो टैक्स जो लग रहा था अभी तक, डायरेक्ट टैक्स वो लग रहा था 5,000। ठीक है, तो बचा कितना, 45,000। ठीक है, तो यानी ये जो हमारे पास कैश इन हैंड अब जो बचा है, वो जो 45,000 है, उससे उसका आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना सेविंग करना है, कितना नहीं करना है। बट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स के बाद, और कौन सा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, है ना, डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि पहले ना परसेंटेज जो थे डायरेक्ट टैक्स के वो क्या थे, कम थे। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स के जो परसेंटेज है वो बढ़ा दिए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर पहले जो 50,000 आते थे उसमें से कितने जाते थे, 5,000 जाते थे, अब कितने जाने लगे, 10,000 जाने लगे। कितने जाने लगे, 10,000 जाने लगे। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के इंक्रीज होने से क्या हो गया, अब जो कैश इन हैंड जो आया है हमारे पास वो कितना है, बचा है, लेफ्ट कितना है रहा अपने पास, 40,000। तो अब पहले जहां पर एक्सपेंस कितने का कर सकते थे, 45 का, वहां आप कितने का कर पा रहे हैं, 40 का। एक एग्जाम्पल है बस। ठीक है, तो अपने आप ही क्या हो गया, हाथ में पैसा कम रह गया, तो डिमांड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी लोगों की। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा करके गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा जो है पब्लिक का वो रोकने की कोशिश करती है, ताकि लोग खर्चा ज्यादा ना कर पाए, डिमांड ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, दूसरे इस पे बोला हुआ है पब्लिक लोन्स भी गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट हाई चार्ज कर देती है। ठीक है, नहीं देती या पास नहीं करती, तो उसकी वजह से द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल ओवरऑल डिमांड बाय इंक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्स, डिक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज करके कैसे, देखिए एक राशन की शॉप है, एक राशन की शॉप है। ठीक है ना, यहाँ पर 50,000 का सामान गवर्नमेंट जो है भरवाती है, मतलब यहाँ पर सप्लाई होती है। ठीक है, 50,000 की जो गुड्स हैं, 50,000 के जो गुड्स हैं वो क्या होते हैं, इधर सप्लाई होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अब कम सप्लाई करे, या फिर जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जहाँ पे 4 लोग थे पहले वहाँ पर 8 होते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये सप्लाई ही ना करें यहाँ पर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या कर रही है, ये कम कर रही है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। डिक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक लोन्स एंड डिक्रीजेस द इन्फ्लेशन, ये भी सारा रोल प्ले करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में या इन्फ्लेशन को कम करने में। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो चेक इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग द ओवरऑल सप्लाई बाय डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन। यस, ये देखिए जब डायरेक्ट टैक्स की बात करी थी हमने तो इसको बढ़ाया था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। डायरेक्ट टैक्स के टाइम डायरेक्ट टैक्स जब बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओवरऑल सप्लाई बाय डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन सप्लाई को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को डिक्रीज करने से क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। किस तरीके से, कैसे, देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। वैसे आप बहुत छोटे हैं, मैं आपको एकदम थोड़ा सा उसमें बता देती हूँ। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, जो डायरेक्टली हम पे करें। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, जो जिसका टैक्स है, मतलब जैसे हमारा टैक्स है, मेरा टैक्स है, तो मैं किसको डायरेक्टली किसको दूंगी, गवर्नमेंट को दूंगी। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जो हमारी सीधी सीधी इनकम में से जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स
ठीक है। आईडीटी क्या होता है, हमने किसी को दिया और उसने गवर्नमेंट को दिया, ठीक है। कैसे, जैसे हमने कोई भी फूड, जो भी जैसे पैक्ड फूड जो रहते हैं, मान लीजिए आप मैकडी पे जाते हैं, बर्गर खाते हैं, ठीक है। तो जो हमने जैसे बर्गर लिया, ठीक है, तो उस बर्गर में आप देखिएगा बिल जो आता है उसके अंदर ऐसे लिखा रहता है अमाउंट, ठीक है। तो जैसे जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 30 रुपीज़ उसकी अमाउंट है, ठीक है। फिर उस पर ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहता है, आईडीटी लगा रहता है, ठीक है। जितना भी परसेंट हो, मान लीजिए 10 रुपये इधर आ गया, ठीक है। फिर स्वच्छ भारत और ये करके सारे टैक्सेस लग के मान लीजिए 2 रुपये का तुम्हारा दूसरे अदर टैक्सेस हो गए, स्वच्छ भारत या जो भी, ठीक है। तो टोटल आपको अब इसकी कीमत कितनी पड़ गई, 30 + 10 40 + 2 42, यानी आपका वो बर्गर आपको कितने का पड़ गया, 42। लेकिन ये जो टैक्स इन्होंने आपसे लिया है ना, ये जो टैक्स इन्होंने आपसे कवर किया, ये किसको जाएगा, गवर्नमेंट को। किसको जाएगा, गवर्नमेंट को। यानी आपने सीधा सीधा जो बर्गर लिया था, यानी जो एंड कस्टमर जो था, कस्टमर जिसके पॉकेट से रुपया गया है, उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, उसने किसको दिया, शॉपकीपर को दिया। किसको दिया, शॉपकीपर को दिया, ठीक है। जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं या गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपने उनको दिया और उन्होंने गवर्नमेंट को दिया, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने से क्या होगा, आईडीटी अगर कम होगा तो इन्फ्लेशन जो है वो कैसे कंट्रोल होगा। तो कैसे कंट्रोल होगा, देखो आईडीटी जो है सबको लगता है, पूरी चेन को लगता है। पूरी चेन मतलब जैसे मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वहां से जाता है होलसेलर के पास, उसके बाद रिटेलर के पास और उसके बाद एंड कस्टमर्स के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है, पूरी चेन चलती है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, एंड कस्टमर, ठीक है। तो सबका ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स सब में लगता जाता है चेन से, समझ में आया। तो जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा, जैसे ही इनडायरेक्ट आईडीटी कम होगा, वैसे ही सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए सप्लाई अगर डिमांड को मीट कर गई, सप्लाई डिमांड को मीट कर गई, तो अपने आप इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये आईडीटी को कम कर देते हैं, ठीक है। देखो दो तरीके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, या तो डिमांड को क्या कर दो, खत्म कर, कम कर दो मीन्स, ठीक है, कम कर दो, या फिर सप्लाई को बढ़ा दो। दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई जिस लेवल पे हो जाए तो वहां पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो चेक इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग ओवरऑल सप्लाई। देखिए आप ओवरऑल सप्लाई को बढ़ा करके भी ये काम कर सकते हैं, या ओवरऑल डिमांड को भी कंट्रोल में करके ये काम किया जा सकता है बाय डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन। और गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करवाए, उन प्रोडक्शंस में करवाए जिससे कि सप्लाई बढ़े मार्केट के अंदर। तो क्या हो जाएगा, अपने आप इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। चलिए अदर मेजर्स पे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबाउ मेंशन मेजर्स, इंक्रीज इन द प्राइस कैन बी चेक्ड बाय प्रोवाइडिंग गुड्स ऑफ डेली यूज एट कंट्रोल्ड प्राइस शॉप्स अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर गवर्नमेंट जो डेली यूज के सामान हैं जो कि मार्केट में महंगे मिल रहे हैं, अगर वो सस्ते दामों पर यानी कंट्रोल्ड प्राइस पर अपने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कम प्राइजेस पे अपनी दुकान पे, अपनी मतलब कौन सी, गवर्नमेंट यानी राशन की दुकान पर अवेलेबल करवा दे, या फिर इम्पोर्टिंग गुड्स जो है मतलब बाहर से जो गुड्स आते हैं ऑफ इंक्रीज्ड डिमांड, मतलब ज्यादा जिसकी डिमांड है उन गुड्स को इंपोर्ट कर ले बाजार से, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी सप्लाई नहीं है मतलब हमारी खुद के देश की, तो हम बाहर से उन गुड्स को मंगवा लें और जितनी डिमांड है उसको उतनी यानी उसको सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम गुड्स को इंपोर्ट कर लें एंड रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट प्राइजेस, और गवर्नमेंट प्राइजेस को कम कर दें, उसके ऊपर मतलब जो ड्यूटी चार्ज हो रही है वो कम कर दे, तो क्या हो जाएगा, अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो हेल्प्स in कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी लोगों को मोटिवेट करना इन्वेस्टमेंट के लिए, कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोशन करना कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग किस में इन्वेस्ट करें, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस के अंदर क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि ओवरऑल सप्लाई बढ़े। यानी किसी भी मेजर से जिससे कि डिमांड कंट्रोल हो सके या फिर सप्लाई बढ़ाई जा सके, और इन दोनों को डिमांड सप्लाई को सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट पर लाया जा सके, वो सारे मेजर्स जो हैं वो लेने से क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।